दोस्तों नमस्कार, मैं कन्हैया साहू द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ से। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिल रहे हैं जिन्होंने राजनीति के अंदर अपने आप को समर्पित किया है, जिन्होंने दिन देखा न रात देखी और संगठन और पार्टी के लिए कार्य किया है। आज भी जब मेरी आपसे बात हुई थी कल, तो आप पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर थे। पूरी परिवर्तन यात्राओं को आपने पार्टी की तरफ से अलग मैनेज किया और संघ की तरफ से अलग आपको काम दिया हुआ था। जो जोधपुर का प्रभाव आपके पास है, जिसमें कोटा भी आ गया, आपको सब पश्चिमी राजस्थान के अंदर कई सारे क्षेत्र आपके पास हैं जिसमें आप निरंतर चल रहे हैं। आइए आज बात करते हैं कि वो भी एक ऐसा चेहरा है उदयपुर के अंदर, गुलाब चंद जी कटारिया के जाने के बाद कि सबसे सशक्त दावेदार जो है प्रमोद जी सामर। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंदर आपका। सर जिस तरीके से उदयपुर के अंदर कई सारे दावेदार हैं, सभी लोग अपनी अपनी दावेदारी रख रहे हैं कि गुलाब जी भाई साहब के जाने के बाद ऐसी स्थितियाँ कैसे पैदा हो गई सर? लोकतंत्र में दावेदारी रखना, टिकट मांगना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि व्यक्ति राजनीति में आता है तो कहीं न कहीं एक महत्वाकांक्षा रहती है, इच्छा शक्ति भी रहती है, और जब उसको लगता है कि मैं भी इसके योग्य हूँ तो वो इस प्रतिस्पर्धा में आए, स्वस्थ रहे और स्वच्छ रूप से इस कार्य को करे तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि पार्टी पास इतने सक्षम नेतृत्व करने वाले कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, तो ये एक पार्टी की भी सफलता का मंत्र है। जिस तरह आपने बताया कि पार्टी की सफलता का मंत्र है और हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है, क्या जो कार्यकर्ता पिछले 5 सालों में आया, 3 सालों में आया, 4 सालों में आया और उसने कोई कार्य पार्टी के अंदर काम किया तो उसे भी मांगने का अधिकार है क्या? सभी को अधिकार है, क्योंकि मत का जिस दिन अधिकार मिलता है तो लोकतंत्र का पहला पायदान जब चढ़ता है तो मतदाता और उम्मीदवारी दोनों साथ भी चल सकते हैं और एक कदम भी हो सकता है कि मतदाता रहे। पर जब पार्टी में कार्य करते हैं तो कई बार सामाजिक समीकरण, अन्य समीकरण, भौगोलिक परिस्थितियाँ, अन्य व्यवस्थाएं भी होती है कि व्यक्ति सोचता है कि मैं भी इस दिशा में आगे बढ़ सकता हूँ, तो मांगना तो मैं ऐसा सोचता हूँ कोई अपराध नहीं है। ये बात अवश्य है कि पार्टी जब जिस दिन जिसको सिंबल दे, चिन्ह दे, और पार्टी का उम्मीदवार क्या है, पार्टी का उम्मीदवार कमल है, उसके बाद किसी भी तरह का नकारात्मक स्वरूप नहीं होना चाहिए अगर वह कार्यकर्ता है तो, और वहीं उस कार्यकर्ता का मापदंड, उसकी परिपक्वता दिखाई देती है। जिस तरीके से उदयपुर के अंदर आपने बताया सर, मैंने भी आपको बताया इतने लोग हैं, तो सर क्या पैमाना होना चाहिए अगर पार्टी संगठन टिकट देती है तो क्या पैमाना? जिस तरह से पार्टी ने बताया कि 60 साल से ऊपर हम नहीं देंगे, 60 साल के नीचे वालों को टिकट्स देंगे, युवा उम्मीदवार चाहिए, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ऐसा है कि तो अलग अलग तरह के कयास हैं कि उम्र के साथ के युवा अच्छा है, स्वागत सबका होना चाहिए। पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि उदयपुर संभाग में का संभागीय मुख्यालय उदयपुर है और यहाँ से बरसों तक आदरणीय गुलाब जी साहब ने नेतृत्व किया और संभाग की राजनीति को भी उन्होंने एक नई दिशा दी है। तो संभागीय मुख्यालय होने के नाते आम मतदाता से लेकर कार्यकर्ता की भी अपेक्षा रहती है कि उस स्तर का कार्यकर्ता हो जो इस विषयों को समझ सके, पहल कर सके, समस्या का निदान कर सके और सटीक रूप से उसका नेतृत्व कर सके। आपने देखा होगा बीच में कुछ विधायक बनकर जरूर आए, पर वह स्वयं वो उनको ऐसा लगा होगा और जनता ने भी बाद में उनको नकारा, क्योंकि यहाँ केवल उदयपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। हम अगर कहें तो आम जन इस संभाग मुख्यालय पर अनेक अपेक्षाएं रखता है, तो उतनी क्षमता और सामर्थ्यवान होना बहुत आवश्यक है और इसके लिए अनुभव भी एक मापदंड है। जिस तरीके से गुलाब जी के जाने के बाद में दक्षिणी राजस्थान को बिल्कुल एक खाली सापन आ गया है, दक्षिण राजस्थान को संभालने के लिए संगठन ने जो जिम्मेदारी किसे देंगे सर आप? मैं ऐसा मानता हूँ कि यह कहना तो बहुत ही गलत होगा कि खालीपन और रिक्तता आ गई। ये तो एक तरह का चक्र है जो हमेशा चलता रहेगा, जीवन चक्र है, और पार्टी का नेतृत्व समय समय पर किन्हीं भी परिस्थितियों से, कारणों से भी परिवर्तन होता है, आते हैं। पर यदि हम जैसे अनेकों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को, जिसका निर्माण आदरणीय गुलाब जी साहब ने किया है,
और वो सही निर्माण किया है और क्षमता है। तो मैं सोचता हूँ कि उनको आज ये समय आया है कि अपनी पूरी ताकत और शक्ति के साथ उस कार्य को पूर्णता से करें, और यही उनके लिए खुशी होगी कि जिसके लिए उन्होंने जीवन समर्पित किया, उस पार्टी में उन्होंने संगठन के शिल्पकार के रूप में अनेक कार्यकर्ताओं का निर्माण किया, जो आज उनके, क्योंकि वह भी एक उच्च पद पे गए हैं और हम चाहते हैं और उसके ऊपर उच्च पद पे जाए। पर संतुष्टि कब होगी कि जिस स्थान पर जिन कार्यों को किया है और अच्छे पद चिन्ह उन्होंने सफलता के बनाए, तो उस राह पे हम चलें और उस रिक्तता को पूर्ति करते हुए यही एक अपनी निष्ठा और ईमानदारी होगी कि उस कार्य को हम पूर्ण करें। आपने ज़मीनी लेवल पे काम किया, अभी कई क्षेत्रों में आप घूमे हैं। जिस तरीके अशोक जी गहलोत की सरकार ने राहत महंगाई कैंप लगाए हैं, जिस तरह मोबाइल बांटे जा रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, आप बताइए। ये राहत महंगाई कैंप नहीं है, ये क्या है कि जब कोई अंतिम छोर पे पहुंचता है, चाहे जहाज़ डूबता हो, विदाई का अंतिम समय हो, तो ये सब उसके प्रतीक चिन्ह हैं कि अब उनके पूर्णतया विदाई तय है, राजस्थान कांग्रेस मुक्त होगा। और उससे पहले महंगाई तो एक, मैं तो कहता हूँ कि उन्होंने ये तो स्वीकार किया है कि राजस्थान में महंगाई है। आज तक तो वो कहते हैं सब ऐसा है वैसा है, दोष केंद्र पे डाल। अब महंगाई है तो राहत के लिए बात कर रहे हैं। ये राहत केवल कांग्रेस को दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैंने इस राजस्थान के लिए कोई भला नहीं किया, पर ध्यान कैसे मैं दूसरी तरफ आकर्षित करूं और जनता का ध्यान हो जाए। जनता कहीं गुमराह नहीं होने वाली है। ये केवल और केवल कैंप जो थे, पंजीयन कैंप थे, जहां पंजीयन हुआ है और इस पंजीयन के आधार पर कांग्रेस को घर में जाने का आधार बनाया है। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, लोकतंत्र है, वोटर लिस्ट है, मतदाता सूची है, मतदान केंद्र है, मतदाता क्षेत्र है। अगर आपने काम किया होता तो आपको इस तरह के रेवड़ियाँ बांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो आज यथार्थ में कहीं नहीं है। ये मात्र केवल और केवल जनता की गाड़ी कमाई के साथ धोखा है, छलावा है। और जनता इसलिए गुमराह नहीं होगी कि आपने पिछले चुनाव में कहा था 1 से 10 की गिनती करूँगा, इन्हीं के नेता ने कहा था, और 10 की गिनती होते ही सबके कर्जे माफ़ हो जाएंगे। आज उनके आंकड़े पेश कर दें कि किस बैंक में कितने किसानों के कर्जे माफ़ हुए, वो तो सरकारी रिकॉर्ड है। अगर किए हैं तो वो करें और हम वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा था कि युवाओं को बेरोजगारी बता देंगे, कितने युवाओं को दिया वो बता दें। रोजगार तो देना दूर, बेरोजगारी भत्ता देना दूर। इन्होंने इतना कुकृत्य किया है। इस बार युवा इसका अपमान का बदला लेगा, क्योंकि माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा जब पढ़ लिख के बड़ा हो जाए तो वो अपनी गाड़ी कमाए या व्यवस्था करता है, उधार लगे भी लगाता है, और बच्चों को शिक्षा और परीक्षा तैयार करने के लिए काम करता है। और वो तैयारी किसके लिए करता है कि मेरा बच्चा परीक्षा पास करे और नौकरी करे। उनके सपनों को अगर किसी ने बुरी तरह से कुचला है तो कांग्रेस नीत गहलोत सरकार है, जिसने एक बार नहीं बारंबार इस रीट की परीक्षा के माध्यम से जो कलंक राजस्थान पर लगाया है, युवाओं के साथ छलावा है। और उन परिवारों के बारे में विचार करो, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा होती है, जब परीक्षाएं देने जाते हैं तो बच्चों को गुड़ धनिया खिला के विदाई करते हैं कि अच्छा पेपर हो, सफलता मिले। और जिस वक्त वो बच्चा थोड़े दिन बाद पढ़ता है कि मेरे माँ बाप ने गाड़ी कमाई मेरे जीवन बनाने के लिए लगाई, वो परीक्षाएं निरस्त इसलिए हो गई कि कांग्रेस के जितने दलाल थे, बिचौलिए थे, माफिया थे, उन्होंने पेपरों को चुराया और परीक्षा के नाम पर उन्होंने जो मर्यादाहीन काम किए, तो युवा और छात्रों के साथ तो बेहद छला हुआ है। ये सब इसका परिणाम जनता इस बार देने वाली है, किसी थोती घोषणा में नहीं आई। तो लगता है कि वो बता रहे हैं कि भाई हमारी सरकार रिपीट होने वाली, वो रिपीट होने का कोई मतलब नहीं है। मतलब रिपीट तो होने का चांस ही नहीं है, विदाई तय है। इसके बाद में मैं आज शहर संगठन की तरफ आता हूँ। शहर संगठन के अंदर युवा मोर्चा का पद खाली है, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष पद का पद खाली है। क्या कारण रहा कि अभी तक वो पद भरे नहीं गए? ऐसा है कि पद संगठन में जिले के माध्यम से एक प्रस्ताव प्रदेश में जाता है। आदरणीय सतीश जी पुनिया जब अध्यक्ष थे, उसके बाद माननीय सीपी जोशी साहब अध्यक्ष बने, तो उस दौरान से ये जो थोड़ी सी गैप रही है, तो मुझे ऐसा है एक विश्वास 5-7 दिन में ये गैप भी पूरी हो जाएगी और मोर्चे और प्रकोष्ठों का संरचना का काम
जहाँ तक मेरी जानकारी है आगामी 2-3 दिन में पूर्ण हो जाएगा। आज कई चैनलों पे आता है कि विथ वसुंधरा और विदाउट वसुंधरा, क्या राजस्थान में बीजेपी अपनी सीटों में विदाउट वसुंधरा बढ़ोतरी करेगी या विथ वसुंधरा बढ़ोतरी करेगी? ये तो क्या है, कयास है, मिथ्या भ्रम फैलाने का है। और एक ऐसा दौर होता है जब चुनाव का दौर जैसे जैसे पास आएगा, वैसे अनेक समाचार और कुछ नई नई चीज़ें जो लोगों को गुमराह भी करती है, टेस्ट भी देती है। पर मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी एकजुट है और पार्टी एक साथ बैठ के निर्णय करेगी। और पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व हैं, जिसको आपने देखा होगा, आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो किसी के विथ और विदाउट का सवाल ही नहीं है। सभी लोग विथ कमल के फूल और पार्टी के साथ हैं। उदयपुर का अगर आपको मान लो टिकट मिलता है तो उदयपुर के प्रति आपके विकास के क्या मायने या रहेंगे, आप बताइए। देखो, उदयपुर विश्व के मापदंड में पर्यटन के नाम से पहचाना जाता है और उसका पीछे का इतिहास हमारा शौर्य और भक्ति की भूमिका रहा है। और उसी को देखने के लिए, उस ज़मीन की माटी को छूने के लिए, पवित्रता के लिए भी लोग यहाँ आते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक उदयपुर जब आते हैं, इसका मतलब हमारी महत्वपूर्ण भूमिका और बढ़ती है। हमको नवाचार, नवीन तकनीकी के पर्यटन के क्षेत्र में नई चीज़ों का और यहाँ कर ला कर के समावेश कराना पड़ेगा, उनका लोकार्पण कराना पड़ेगा। क्योंकि पर्यटन की एक यूनिट किसी भी क्षेत्र में आती है तो एक व्यक्ति नहीं होता है, केवल मालिक नहीं, उसके साथ 20 लोगों का रोजगार जुड़ता है। और हमारे यहाँ का तो इतिहास प्रमुख है। तो ऐसा अभी क्षेत्र में काफ़ी जगह बहुत काम करने की जो ज़रूरत है और इसको एक अभियान के रूप में लेना चाहिए। जो चीज़ें भारत और अन्य देशों में हैं, जिससे पर्यटक आकर्षित होता है, पर्यटक की लाइकिंग है, उन सब चीज़ों को हमको भी यहाँ ला कर के करना चाहिए। क्योंकि हमको प्रकृति ने गोद में बैठाया है। अरावली की पहाड़ियाँ हैं, झीलें हैं और प्रकृति की हरियाली और गोद में हम बैठे हैं। तो ये तो बहुत कम भौगोलिक क्षेत्र को प्राप्त होता है। निरंतर मोदी सरकार ने जितनी सौगात दी है वो मैं सोचता हूँ पिछले कई सालों के इतिहास में, दशकों में भी नहीं मिली है। तो हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो नया स्वरूप बनता है, अनेक देशों के साथ सीधी विमान से हम जुड़ें तो निश्चित रूप से पर्यटन जुड़ेंगे। रेलवे के क्रम में आप देख रहे हैं इतने कार्यक्रम, उद्घाटन, लोकार्पण किसके लिए हो रहे हैं? क्योंकि एक सफलता के साथ उस नवाचार को स्थापित किया, कम से कम समय में अधिक दूरी तय हो और पर्यटक के साथ आम जन को भी सुविधा मिले और हमारा उदयपुर का निवासी भी देश विदेश के अन्य क्षेत्र से सीधा जुड़ जाए। तो ये बहुत बड़ा काम है जिसमें रेलवे का विस्तार भी होता है। तीसरा जो सबसे हमारा एक खनिज प्रदेश कहें या क्षेत्र कह सकते हैं कि माइनिंग की दृष्टि से हमारे यहाँ मार्बल, सॉफ्ट स्टोन और नए नए तरह के भी आपने देखे होंगे, वो खनिज यहाँ प्रचुर मात्रा में और उनकी बड़ी यूनिट भी सरकारी स्तर पर भी हैं। जब खनिज बड़ी मात्रा में यहाँ होता है, निकलता है, व्यवसाय उसके साथ लोग जुड़ें, तो उसमें भी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है कि विकास के साथ विनाश न हो। पर केवल विनाश के डर से हम कुछ न करें ऐसा नहीं, विनाश को तो रोकना होगा, विकास को करना होगा। तो जितना हम खनन करते हैं उतने उसी अनुपात में पर्यावरण की दृष्टि से वृक्षारोपण नितांत आवश्यकता है। दूसरा, मेडिकल और शिक्षा की दृष्टि से उदयपुर एक हब है। ये हमको एक बहुत बड़ा सुखद है कि हमारे यहाँ अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं। विश्वविद्यालय की दृष्टि से विभिन्न अनेक क्षेत्र हैं जिसमें अनेक संकाय हैं जिनके यहाँ पर कॉलेजेस हैं। अब जो कॉलेजेज यहाँ नहीं है जिनकी आवश्यकता है, क्योंकि जब जैसे मैंने कहा माइनिंग और खनिज की, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसका अपर ग्रेडर में काम हो सकता है। इको टूरिज्म की दृष्टि से, इको पर्यावरण की दृष्टि से भी अनेक डिप्लोमा, डिग्रियाँ, कोर्सेज ये सब यहाँ हो सकते हैं। कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और साथ साथ में यहाँ पर उनका जब नवाचार और नव स्थापना होगी तो छात्रों को भी अवसर मिलेगा। काम करने की यहाँ प्रचुर संभावना है। और हमारा जो एक इतिहास है, मेवाड़ का इतिहास जिसको हम कहते हैं, वो आज आम जन जब विदेश में भी सुनता है तो उसके प्रति नतमस्तक रहता है। उसका सम्मान और कैसे बढ़े, इसके लिए भी हमको बहुत काम करने की गुंजाइश है और हम कटिबद्ध रह के करेंगे। ये थे प्रमोद जी सामर, जिनके हमारा हर सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया आपने। शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, पर्यटन के क्षेत्र में ले लो,
मतलब उदयपुर के अंदर व्यवसाय के क्षेत्र में लोग उदयपुर के अंदर भविष्य बहुत सुखद है। और जब आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है तो आपके विचार बड़े उदयपुर के लिए बड़े अच्छे हैं कि उदयपुर आगे बढ़े, व्यापार की दृष्टि से आगे बढ़े। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगर आपको टिकट मिलता है तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप अपने लक्ष्य की ओर, प्राप्ति की ओर हमेशा अग्रसर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आप सभी का, आदरणीय साहू साहब, आपकी टीम का और आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया, और जो मेरे मन में एक बहुत बड़ा सपना निर्माण समिति अध्यक्ष के रूप में भी रहा है कि वह भी मैं आपको अवगत करा दूं। आयड की नदी का सौंदर्यीकरण, हमने अच्छे प्रस्ताव भी लिए, पर ऐसा है कि यदि अवसर मिलता है तो सबसे स्वर्णिम काम करने का सुअवसर भी हमको प्राप्त होगा। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।